सीसैप काउंसलिंग क्या होता है, हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज रिपोर्टिंग तक इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इस बार आपका सीसैप काउंसलिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है एनआईटी लाहौर केरला, तो हर एक बार कोई ना कोई एनआईटी का ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सो टाइप्स ऑफ सीसैप काउंसलिंग, कौन कौन से टाइप्स हैं, हमें कौन सा काउंसलिंग करना है इसमें से। तो देखिए 3 तरीके का सीसैप काउंसलिंग होता है। फर्स्ट है आपका सीसैप स्पेशल, सेकंड है सीसैप सुपर न्यूअरी, थर्ड है सीसैप एनईयूटी। हमें सीसैप स्पेशल से मतलब है, हमें सीसैप स्पेशल काउंसलिंग करना है जो आपका जुलाई एंड में 30 जुलाई से जो स्टार्ट होगा। एंड सीसैप में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सीआरएल यूज होता है। जो भी आप कट ऑफ चेक करेंगे ना प्रीवियस ईयर को, सब आपका सीआरएल में दिया होता है। सीआरएल आपका यूज होगा सीसैप काउंसलिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया सीसैप स्पेशल तो हमें समझ आ गया, सीसैप सुपर न्यूअरी एंड सीसैप एनईयूटी ये क्या है भैया। तो देखिए सीसैप स्पेशल राउंड में हमें पार्टिसिपेट करना है, ये जो मैंने बोला यही सब स्टेट्स के लिए, ओवरऑल इंडिया के लिए यही आपका बेस्ट काउंसलिंग है। सीसैप सुपर न्यूअरी में काफी ज्यादा एडवांटेज में, जैसे मेरा कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, एनआईटी दुर्गापुर टॉप 10 एनआईटी, इसमें जेनरल में 4-5 लाख में आपको मैकेनिकल केमिकल मिल जाता है। जो अंडमान निकोबार के स्टूडेंट्स हैं इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो सीसैप सुपर न्यूअरी में जो यूनियन टेरिटरी के स्टूडेंट है उनको पार्टिसिपेट करना है। एंड सीसैप एनईयूटी आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी ये सब नहीं मिलता है सीसैप एनईयूटी के थ्रू। इसमें आपको बस जीएफटी कुछ कुछ मिलता है, मोस्टली जो स्टेट कॉलेजेस होता है वो आपको मिलेगा। तो अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं तो आप सीसैप एनईयूटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी पूरे इंडिया के लिए आपका सीसैप स्पेशल है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। स्पेशल में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करती है, आपको ध्यान रखना है। आईआईटी प्लस जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं। जोसा राउंड 6 लास्ट राउंड होता है आईआईटी के लिए। सीसैप स्पेशल से आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी बाकी सब कुछ मिल जाएगा आईआईटी छोड़ के, एंड आपका सीआरएल यूज होगा। तो भैया एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मैं एलिजिबल हूँ सीसैप में। तो देखिए जोसा का जो एलिजिबिलिटी था वही सेम है। ऑल दोस कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल इन जोसा फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम आर एलिजिबल इन सीसैप स्पेशल राउंड। तो इसमें भी आपको 75% या टॉप 20% मैंडेटरी है एज इन जोसा। एवरीवन इज एलिजिबल, बट आपका 75% होना चाहिए क्लास 12 में। फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी आपका 75 होना चाहिए, एंड आपका 65% चाहिए फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। एंड अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो आप अपने बोर्ड में टॉप 20% में होना चाहिए। तो जैसे लिखा है इधर 75% आपका होना चाहिए, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 65%, नहीं तो टॉप 20%। एनी वन ऑफ दिस आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी में एडमिशन चाहिए। सब बहुत लोगों को लगता है कि भैया मुझे कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा तभी मुझे एनआईटी मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे होम स्टेट ऐसा है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। शिवपुर अगर आपका होम स्टेट है, एनआईटी अगरतला रिसेंट एनआईटी है, इसमें अगर आप होम स्टेट है जेनरल कैटेगरी के तो आपका 1.5-2 लाख में भी आपको एनआईटी अगरतला मिल जाएगा जनरल में। डजंट मैटर वेदर यू क्लियर द कट ऑफ इन मेंस, एवरीवन इज एलिजिबल इवन इफ योर रैंक इज इन लैक्स, इट डजंट मैटर एंड यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट, एंड आपको कॉलेज भी मिलेगा, जीएफटी सबको मिलेगा, ठीक है। सो फॉर एडमिशन इन ट्रिपल आईटी जीएफटी आपका जेईई में अपीयर होना चाहिए 75% और टॉप 20%। एंड ये सब टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आप पॉज करके देख सकते हैं। बेसिक जो था मैं बता दिया, ये फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन है और भी कुछ टाइप्स है, कौन से टाइप में आप आते हैं आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक जो बहुत बड़ा मिथ है कि भैया कैटेगरी बेनिफिट नहीं है सीसैप में क्योंकि सीआरएल यूज होता है, तो इसका मतलब क्या कैटेगरी बेनिफिट नहीं है। सो इवन दो सीआरएल इज यूज्ड बट जनरल कांट टेक 60% रिजर्व सीट्स। तो 60% रिजर्वेशन है, इंडिया में बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है। मैं भी जनरल कैंडिडेट हूँ, बट ये रियलिटी है, अराउंड 60% सीट्स आपका रिजर्व रहता है। जनरल कैटेगरी के लिए 35 to 40% सीट्स अवेलेबल है। तो कैटेगरी स्टूडेंट्स कैन टेक देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी वैकेंसीज एज वेल एज जनरल सीट, बट जनरल कैंडिडेट्स जो है उसी अपने जनरल सीट ही ले सकते। मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है, उसका अच्छा रैंक है बट ओबीसी में सीट वैकेंट नहीं है, बट जनरल में अगर सीट वैकेंट है तो वो ले सकता है जनरल का सीट। बट ऐसा नहीं होगा कि जनरल का रैंक अच्छा है एंड ओबीसी का सीट अगर खाली है तो वो ले पाएगा। जनरल बस अपना जनरल सीट ही ले सकते हैं, बट बाकी कैटेगरी अपना कैटेगरी सीट ले सकते हैं, उसके अलावा जनरल सीट भी ले सकते हैं। तो एडवांटेज तो आपका हमेशा ही है। That is why they get seat even when rank is in lakhs, क्योंकि आपको बस अपने कैटेगरी में कंपटीशन करना है ना। ईडब्ल्यूएस कोई अगर सीट है तो बस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कंपटीशन है, ओबीसी सीट है तो बस ओबीसी स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन। कंपटीशन कितना कम हो जाता है। कोई अगर एससी एसटी सीट खाली है ना, वो आपको 2-3-4 लाख रैंक में भी मिल जाता है। तो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट जस्ट गो एंड कंपेयर जनरल कट ऑफ एंड कैटेगरी कट ऑफ। 2024 का डेटा आपके पास अवेलेबल है, आप गूगल में सर्च करिए, कोई भी कॉलेज का आप जनरल का कट ऑफ देख लीजिए, सीआरएल ही मेंशन होगा। जनरल का सीआरएल देख लीजिए क्या क्लोज हुआ था, एंड कोई ओबीसी का देख लीजिए या एससी का देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, आपको फिर समझ आ जाएगा कि कैटेगरी बेनिफिट है या नहीं। तो बहुत बेनिफिट है, जितना बेनिफिट जो समय था उतना ही है सीसैप में भी। मान लीजिए अगर 70,000 पे कोई सीट बंद होता है जनरल के लिए, तो सेम सीट आपका ओबीसी के लिए 1.5 लाख पे बंद होगा, सेम सीट आपका एससी एसटी के लिए 3-4 लाख पे बंद होगा। और एक सेकंड मिथ है, ये भी मुझे ब्रेक करना है। बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन फैलाते हैं यूट्यूब पे, कैन आई गेट सीट्स अपार्ट फ्रॉम वैकेंसी। तो मान लीजिए मुझे एनआईटी दुर्गापुर में मैकेनिकल में सीट चाहिए, बट भैया मैकेनिकल का सीट ही 0 है वैकेंसी लिस्ट में, तो क्या मुझे नहीं मिल सकता है सीट, तो मैं क्या करूंगा। तो इसका आंसर है ये यू कैन। अगर आपका वैकेंसी 0 भी है ना तो भी आपको मिल सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ।
After CSAT round 1, many people seat will get upgraded and their previous seats will be vacant in CSAT round 2. After CSAT round 1, many seats will get upgraded and the previous seat will be vacant in CSAT round 2. तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी जो लोग NIT दुर्गापुर मैकेनिकल में सपोज है, उनका जब सीट अपग्रेड होगा आफ्टर राउंड 1, तो मैकेनिकल का सीट तो खाली हो रहा है ना, मैकेनिकल का सीट फिर वैकेंट होगा, पर आपका वैकेंट लिस्ट में क्या दिखा रहा था कि मैकेनिकल सीट 0 है, तो ये तो रियलिटी नहीं है। वैकेंट सीट्स बस चौथा राउंड सीट्स के बाद कितना सीट होता है वो दिखाता है, बट राउंड 1 होगा, उसके बाद खाली होगा, राउंड 2 होगा, उसके बाद खाली होगा, CSAT राउंड 1 के बाद भी तो खाली होगा, CSAT राउंड 2 के बाद भी तो खाली होगा, तो वो सारा लिस्ट आपको नहीं दिखाया जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। सो इवन इफ वैकेंसी इज 0 इन द ब्रांच यू वांट, यू स्टिल हैव चांसेस टू गेट। एंड CSAT अपना ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर में भी ये लिखा है कि वैकेंसी मैट्रिक्स बस टेंटेटिव होता है, सम एडिशनल वैकेंसीज में बिकम अवेलेबल एट अ लेटर स्टेज ऑफ काउंसलिंग। तो आपको ये CSAT बोल रहा है कि आप देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल द चॉइसेस ऑफ सीट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसी स्टेटस। आपको वैकेंसी स्टेटस देखना ही नहीं है, आपको जो चॉइस फिलिंग करना आप करिए, फिर आपको मिलना होगा तो मिलेगा। वैकेंसी सीट से आपको मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये फैला था कि सीट वैकेंट होगा तभी आपको मिल पाएगा। हाँ, कैटेगरी स्टूडेंट्स में अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा है तो ये चीज मैटर कर जाता है आपके लिए, बट बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स उनके लिए मैटर नहीं करता ये चीज, क्योंकि आपका वैकेंसी अगर नहीं है तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा आगे राउंड। सो CSAT काउंसलिंग का भैया प्रोसीजर बता दीजिए। तो पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हर एक स्टेप में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। आपको CSAT को वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है csap.nic.in। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है, नया चॉइस फिलिंग होगा CSAT को वेबसाइट में। उसके बाद चॉइस लॉकिंग होगा, जैसे आप जोसा में करते थे सेम ही प्रोसीजर है। उसके बाद आपका CSAT राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। तो राउंड 1 रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, तो पहली बार अगर आपको सीट मिल रहा है, अगर आपको जोसा में कुछ नहीं मिला था, आपको पहली बार सीट अलॉटमेंट आया है CSAT राउंड 1 में, तो आपको पहले चूज विलिंगनेस करना पड़ेगा, फीस अप्रोच राइट वैसा आपको चूज करना पड़ेगा, और भी कुछ ऑप्शन है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, IAF2 बोलते हैं इसको, ठीक है। IAF2 आपको पेमेंट करना पड़ेगा 35,000 फॉर जनरल EWS OBC। बाकी कैटेगरी के लिए क्या है मैं आपको बताऊंगा। एंड देन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा सारा। एंड अगर आपको पहले ही सीट मिल गया था, अगर आपको जोसा में सीट मिल गया था और अपने ACF PF सब कुछ पेमेंट कर दिए थे पहले ही, तो अब आपको सिर्फ विलिंगनेस चूज करना और कुछ नहीं करना। चूज विलिंगनेस करके रख दीजिए, बेस्ट रहेगा फ्लोट करके रख दीजिए। उसके बाद और कुछ अगर बेटर मिल रहा होगा तो CSAT राउंड 2 में आपको मिलेगा। तो आपको चूज विलिंगनेस करना है प्लीज स्पोर्ट स्लाइड में से, एंड देन आपको पेमेंट करना है IAF2 का, जैसे मैंने बोला। एंड देन फाइनली आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना आफ्टर CSAT राउंड 20 से 23 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना है। तो CSAT का इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखिए। रजिस्ट्रेशन चालू होगा 30 जुलाई को CSAT के ऑफिशियल वेबसाइट में csap.nic.in। एंड आपका टोटल राउंड इस बार 3 कर दिया गया है। लास्ट बार तक हमेशा 2 होता था, हमारे टाइम पे भी 2 हुआ था, इस बार एक राउंड और ज्यादा कर दिया गया है। तो आपको हो सकता है और ज्यादा रैंक पे इस बार सीट मिल जाए, तो एक एडवांटेज है इस बार। एंड 3 स्पेशल राउंड बाय CSAT फॉर NIT प्लस सिस्टम। तो अब एक एक स्टेप करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो भैया CSAT वेबसाइट पे हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है CSAT रजिस्ट्रेशन। विजिट ऑफिशियल वेबसाइट csap.nic.in। ऐसा आपको पोर्टल देखने को मिलेगा। इधर आपको JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होगा, एंड देन आपको JEE मेंस का पासवर्ड एंटर करना है। ये पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है। ये आपने जो फॉर्म फिलअप के टाइम पासवर्ड डाला था ना, जो आप जोसा भी यूज करते थे, वही वाला पासवर्ड होगा। एंड देन आपको ये सिक्योरिटी पिन इधर एंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो ऐसे आप लॉगिन कर लेंगे JEE मेंस एप्लीकेशन नंबर एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स। देन आपको रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना होगा, ठीक है। अर्लियर रजिस्ट्रेशन डन ऑन जोसा पोर्टल इज नॉट वैलिड फॉर CSAT स्पेशल राउंड। तो आपको फिर से CSAT वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप जोसा में रजिस्ट्रेशन किए थे वो अलग है, उससे मतलब नहीं है CSAT का अलग वेबसाइट है, अलग पूरा प्रोसेस है। तो CSAT वेबसाइट में जाकर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो आपका रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फीस है, इसको SREF बोलते हैं, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी कितना है मैं आगे बताऊंगा। सो ये स्टार्ट होगा 30 जुलाई सुबह के 10 बजे से। एंड देन आपको वॉक राउंड का भी एलोकेशन दिखेगा। इसमें भी आपको एक वॉक राउंड इस बार दिया गया है कि कैसा आपको कॉलेज मिल सकती है। ये पहले जोसा में होता था, बट इस बार CSAT में भी ये प्रोविजन दिया गया है। जितना आप 2 अगस्त तक फिल करेंगे उसके बेसिस पे आपको 3 अगस्त को 10 बजे रिजल्ट आएगा। 3 अगस्त शाम के 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। एंड चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट 7 अगस्त 7 अगस्त शाम के 8 PM तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन आपको 3 अगस्त तक कर लेना है, चॉइस फिलिंग आप फिर 7 अगस्त तक कर सकते हैं। एंड देन फिर 9 अगस्त को आपका CSAT राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। तो भैया SREF जो आप बोल रहे थे, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, रजिस्ट्रेशन फीस बोलते हैं इसको, हमें कितना पेमेंट देना होगा CSAT में। तो देखिए, जो लोग पहले दूसरा में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, डायरेक्ट अगर आप CSAT में रजिस्टर कर रहे हैं, या फिर आपको जो समय कोई सीट नहीं मिला, या फिर आपको सीट मिला था बट आपने ACF पेमेंट नहीं किया, डायरेक्ट CSAT में आ गए, तो फिर आपको 40,000 रजिस्ट्रेशन फीस करना पड़ेगा जनरल EWS OBC के लिए। जोसा में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, ACF प्लस PF दोनों पेमेंट करते हैं, तो वो लोग भी इतना ही पेमेंट कर ले, 30,000 और 45,000, ठीक है। एंड आप इधर 40,000 करेंगे एंड आपको सीट मिल जाएगा तो 35,000 करेंगे। तो ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम ही अमाउंट आपको भी करना पड़ेगा, चाहे जोसा में करे या CSAT में करे। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फीस ही आपका इतना है 40,000। अगर आपको सीट नहीं मिलेगा तो इसमें से 5,000 कट के 35,000 आपको रिफंड मिलेगा बाद में, ठीक है, CSAT में। बट हाँ, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको 40,000 देना पड़ेगा।
एंड 19,000 फॉर एससी पीडब्ल्यूडी। अगर आपने एसएफ दिए थे बट पीएफ नहीं पेमेंट किए थे जो समय, तो आपका फीस एडजस्ट होगा, तो आपका नेट आएगा 15,000 आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 9,000 फॉर एससी पीडब्ल्यूडी। एंड जो लोग बोथ एसएफ एंड पीएफ पेमेंट कर दिए थे उनके लिए सिर्फ 5,000 फीस है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सबके लिए ही। भैया मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जोसा वाला सीट कैंसिल हो गया, तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? सो डोंट वरी, पार्टिसिपेट इन सीसैप, यू विल श्योरली गेट अ सीट। एंड अगर आपका सीट कैंसिल हो गया था ड्यू टू इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड आपको सीट नहीं मिला फर्दर राउंड में और आपने विथड्रॉ कर लिया जोसा से सीट, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा 17,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 11,000 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। इसके बाद आपको सीट मिलने के बाद अगर सीसैप राउंड 1 या राउंड 2 जब भी आपको सीट मिले आपको 35,000 देना पड़ेगा। सो सीसैप की पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई-चालान सब कुछ यूज कर सकते हैं। एंड आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना डिटेल्स भी डालना होगा, डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी। तो बेसिकली आपका बैंक पासबुक या कैंसिल चेक का एक फोटोकॉपी अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ कैंसिल चेक और स्टैम्प फ्रंट पेज ऑफ पासबुक। तो बैंक पासबुक या कैंसिल चेक का फोटोकॉपी अपलोड करना पड़ेगा, जैसे आप जोसा में करे थे। जो लोग जोसा में किए थे उनको पता होगा, वैसे ही आपको हिसाब में करना है। सो बहुत लोग का ये दिक्कत होता है, भैया मैं तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी भर दिया था बट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, क्या करें? तो यू कैन चेंज योर कैटेगरी टू जनरल ड्यूरिंग सीसैप रजिस्ट्रेशन। आपको सीसैप रजिस्ट्रेशन के टाइम ही मौका दिया जाएगा कैटेगरी चेंज करने का, ठीक है? आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी से आ सकते हैं जनरल में, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि आपको जनरल से ईडब्ल्यूएस, जनरल से ओबीसी जाने का मौका दिया जाएगा। आप बेनिफिशियरी से नॉन बेनिफिशियरी में आ सकते हैं, मतलब इनको बेनिफिट मिलता है रिजर्वेशन का और जनरल को नहीं मिलता। तो ये हो गया आपका नॉन बेनिफिशियरी एंड ये हो गया आपका बेनिफिशियरी। तो आप बेनिफिशियरी से नॉन बेनिफिशियरी में आ सकते हैं। एंड आपका अगर कैटेगरी चेंज हो गया था जोसा में फ्रॉम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी टू जनरल, क्योंकि आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट सही से नहीं किया, तो फिर आप कैटेगरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये चीज आप कर सकते हैं कि आपका अगर जोसा में रिजेक्ट हो गया था तो फिर से आपको मौका मिलेगा। आपके पास अभी अगर प्रॉपर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सर्टिफिकेट है तो आप फिर से जनरल से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी में आ सकते। सो अगर आपका जोसा में कैटेगरी चेंज हो गया था क्योंकि आप सबमिट नहीं कर पाए थे कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रॉपरली, तो फिर से आप अपना कैटेगरी रिस्टोर कर सकते हो। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जो भी आप कैटेगरी में थे आप फिर से जा सकते हैं जनरल से। तो अभी अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट सही से बना लिया हो तो फिर से आप अपना पुराने कैटेगरी में वापस जा सकते हैं, ओरिजिनल कैटेगरी में, जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। तो कैटेगरी रिस्टोरेशन का टाइम स्टार्ट होगा 24 जुलाई सुबह 10 बजे से एंड चलेगा 25 जुलाई शाम के 5 बजे। तो एक दिन टाइम मिलेगा आपको एंड देन आपका वैकेंसी सीट शो किया जाएगा 30 जुलाई को। एंड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो भैया सीसैप में हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना होगा? तो चॉइस फिलिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कोई भी काउंसलिंग का। तो चॉइस फिलिंग सेम ही तरीके से होगा जो समय जैसे आप करे थे। इधर आपका चॉइसेस दिखेगा, आप ऐड करिएगा तो इधर आ जाएगा। देन जो भी आपका मोस्ट प्रेफर रहेगा ऊपर आप करना होगा, तो आप करके जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो आपको बनना है। एंड सही से चॉइस फिलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सीट आपको मिल गया था जो समय, उससे खराब चॉइस मत भरना, तो फिर आपका जो वाला सीट भी चला जाएगा ना, उससे खराब चॉइस आपका अलॉट होगा। जो समय सीट मिला था उससे बेटर ही चॉइसेस आपको भरना है सीसैप। ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। एंड चॉइस फिलिंग के लिए सीसैप काउंसलिंग में जरूर ज्वाइन कर लेना। पर्सनलाइज्ड मेंटर, आईटीआई मेंटर मिलेगा आपको एंड कंप्लीट सपोर्ट टिल कॉलेज रिपोर्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेस्ट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा। आपको जैसा चाहिए होगा उस हिसाब से हम बना के देंगे। आपको अगर सीएससी चाहिए तो उस हिसाब से बनेगा, आपको अगर बेटर कॉलेज चाहिए तो उस हिसाब से बनेगा। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपका मेंटर आपको चॉइस फिलिंग बना के देगा एंड सब कुछ आपको मिल जाएगा। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, प्री कॉलेज रिपोर्टिंग, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट, वन टू वन पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस, सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट्स, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग थ्रू व्हाट्सएप, लोएस्ट प्राइस से बेस्ट क्वालिटी आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी प्राइस 599 है, बाद में ये 799 या 998 का हो जाएगा क्योंकि क्वालिटी हम उस लेवल का प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये लास्ट ईयर का कुछ रिव्यू है स्टूडेंट्स का। जब आपका काउंसलिंग ओवर हो गया था लास्ट ईयर तो मैंने गूगल फॉर्म निकाला था कि कैसा है रिव्यू जानने के लिए। तो ये सारा रिव्यू है उस गूगल फॉर्म का ही, वो दिखा रहा हूँ गूगल फॉर्म का जो डेटा था। एंड और भी बहुत रिव्यू है, पॉज करके पढ़ सकते हैं चाहे तो। एंड और भी है, बहुत सारा है, ये तो मैं कुछ आपको दिखाया। बट अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा, अगर आपका जनरल में 3, 4, 5 लाख रैंक है तो आपको सीसैप से भी बहुत अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट में सीएससी ले सकते हैं, इंडिया की कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज सीएससी एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन थ्रू अस। आप मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, नहीं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड ये सारा लिस्ट है इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस का, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मुझे कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पे कॉल या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। एंड ये वेस्ट बंगाल के बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है, इसमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। सारे प्राइवेट कॉलेजेस के साथ हमारा एमओयू साइन होता है नेलविल लर्निंग का, हमारा कंपनी है नेलविल लर्निंग, तो उसका एमओयू साइन होता है हर एक कॉलेज के साथ। एकदम स्मूथ आपका प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं कि कोई सोच लगा के हम कराएंगे एडमिशन। सारे कॉलेजेस के साथ हमारा एमओयू साइन होता है, तो उसके थ्रू ही आपका एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग अपडेट्स के लिए ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 1.3 के लोग जुड़ चुके हैं। भैया चॉइस फिलिंग में क्या ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर होगा? सो जैसे मुझे कोर ब्रांच में इंटरेस्ट है तो मैंने सिविल
सिविल लिया था अपने टाइम पे। तो अगर आपको कोई ब्रांच में इंटरेस्ट है तो फिर आप उसमें जाइए। बाकी अगर आप इन जनरल प्लेसमेंट के हिसाब से ऑर्डर देखना चाहे तो ये रहता है ब्रांच प्रेफरेंस का ऑर्डर एंड सीएससी स्पेशलाइजेशन का ये है ऑर्डर फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाइए तो फिर आपके लिए आसान होगा उस चीज से पढ़ाई करना। एंड चॉइस फिलिंग का वेबसाइट कैसा दिखता है ये भी आप देख सकते हैं इधर। तो जैसा जोसाफ का होता था वैसे ही सिमिलर है। इधर चॉइस फिलिंग में आप चाहेंगे तो टोटल फील्ड चॉइस कितना है दिखेगा एंड चॉइस लॉकिंग भी करना है आपको। चॉइस लॉकिंग के बाद इधर लॉक्ड दिखाएगा। तो ये लास्ट ईयर का मेरा एक स्टूडेंट का डेटा था। बहुत कम चॉइसेस भरना होता है सीसेब में, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी कुछ अच्छा मिल गया ना तो उससे बेटर ही आपको भरना है। जैसे स्टूडेंट को एनआईटी दुर्गापुर का बायोटेक मिला था तो मैंने 6 चॉइस भरा था इसका बस एंड फिर उसको फाइनली एनआईटी दुर्गापुर सिविल मिला। तो बहुत सही से आपको चॉइस फिलिंग करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप भर रहे, ज्यादा चॉइस मत भरना सीसेब में। आपको सिलेक्टिव चॉइस फिलिंग करना है कि जो बेस्ट है एंड आपको जो मिल सकता है बस वही भरना। अगर आपको नहीं आता है तो काउंसलिंग ज्वाइन करिए, इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको पेड काउंसलिंग का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो चॉइस लॉक आपको करना है जैसे आप जो समय करते थे सेम ही है। यू शुड लॉक योर चॉइसेस विद इन द गिवन डेज, नहीं तो ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाएगा। भैया सीसेब में जब हमें सीट मिलेगा हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, हाउ मच टू पे इफ आई गेट एनी सीट इन सीसेब। तो आपको अगर सीसेब में सीट मिलता है 35,000 आपको पेमेंट करना होगा फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 16,000 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। एंड अगर आपने जोसा में एसीएफ पेमेंट किए थे बट आपने पीएफ नहीं पेमेंट किए थे तो आपको भी उतना ही अमाउंट करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन फीस में जैसे मैंने बोला बैलेंस हो जाएगा पहले, बट आईएएफ तो सेम ही होगा। बट अगर आपने एसएफ पीएफ दोनों ही दे दिए थे जोसा में तो फिर आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस चूज विलिंगनेस सिलेक्ट करना आफ्टर सीसेब राउंड 1। आईएएफ2 आपके लिए मैंडेटरी है। आप चाहे फ्लोट फ्रीज साइड जो भी चूज करें आपको आईएएफ2 पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सीसेब का सीट चला जाएगा एंड आपका सीसेब जोसा सब अगर चला गया तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे एंड आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो आईएएफ2 सबको पेमेंट करना है। जो लोग जो समय पीएफ पेमेंट कर दिए थे उनको छोड़ के बाकी सबको आईएएफ2 पेमेंट करना है। सो सीसेब राउंड 1 में जब आपको सीट मिलेगा आफ्टर द चॉइस फिलिंग सीसेब विल रिलीज द सीट अलॉटमेंट। सीसेब कंडक्ट्स 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो सीसेब राउंड 1 का जब सीट अलॉटमेंट आ जाएगा उसके बाद आपको चूज विलिंगनेस सिलेक्ट करना है। फ्रीज फ्लोट स्ट्राइक तो जो समय था इसके साथ इसमें और 3 ऑप्शन है, सरेंडर विथड्रॉ एग्जिट। तो सारे 6 ऑप्शन का क्या मतलब है मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आप पेशेंस रख के सुनिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो ऐसा आपको दिखेगा राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, कौन सा कॉलेज आपको मिला है दिखेगा एंड कौन सा कैटेगरी से मिला है, कितना रैंक था। जैसे 88 के भी आप देख सकते हैं दुर्गापुर सिविल मिल गया ईडब्ल्यूएस में। उस समय ये चीज आपका 45-50,000 पे मिलता है, वही चीज आपको 88,000 पे मिल रहा है सीसेब में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सीसेब में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो व्हाट टू डू आफ्टर सीसेब राउंड 1। सो जिनको पहली बार सीट मिला है आपको ये 3 स्टेप्स करना है। फर्स्ट आपको विलिंगनेस चूज करना है, मैं तो रिकमेंड करूंगा फ्लोट सिलेक्ट करना है, बट बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको ध्यान रखें तो वो फ्लोट ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो भी आगे मैं दिखाऊंगा। फिर आपको फी पेमेंट करना है 35,000 जो मैंने बोला, आईएएफ2 आपको पेमेंट करना एंड सारा स्टेप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा आपका कुछ दिख रहा होगा, सब कंप्लीटेड दिखाएगा, ठीक है। एंड जो लोग एसएफ पीएफ दोनों ही पेमेंट कर चुके थे जो समय उनको सिर्फ चूज विलिंगनेस करना है, मतलब आप फ्लोट सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको फ्लोट करके छोड़ देना है फिर नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट का वेट करना। तो जो लोग ऑलरेडी एसएफ पीएफ पेमेंट कर दिए थे जो समय आपको बस सीसेब रजिस्ट्रेशन के टाइम 5,000 देना है, बाकी आपका और कोई पेमेंट नहीं करना। आप सीधा फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर फीस आप कॉलेज को पेमेंट करेंगे। तो अभी जोसा सीसेब में आप और कोई पेमेंट नहीं करना, अभी आपको कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का फीस अगर चाहिए तो आप पेमेंट करना है, कॉलेज में हॉस्टल ने सबको पेमेंट करना। भैया व्हाट टू डू आफ्टर सीसेब राउंड 1। तो सीसेब राउंड 1 में मुझे पहली बार सीट मिला, क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करना होगा। तो जैसा आप जो समय करते थे सेम ही करना है। अगर आपको पहली बार सीट मिला है सीसेब में तो बता देता हूँ मैं क्या करना है। सबसे पहले आपको इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप ये आपके स्क्रीन पे आएगा, ये आपको डाउनलोड करके अच्छे से सेव कर लेना है एंड देन आपको विलिंगनेस सिलेक्ट करना है। फ्रीज फ्लोट स्लाइड सरेंडर विथड्रॉ में से फ्लोट आपको सिलेक्ट करना है, बेस्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप अपलोड करना है ओपी में आगे बताऊंगा। एंड देन आपको आईएएफ2 पेमेंट करना है 35,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 16,000 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। एंड देन आपको वेट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 24 से 48 आवर्स तक टाइम लग जाता है। एंड कोई अगर क्वेरी रेज होता है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर अगर कोई क्वेरी रेज करता है तो आपका डॉक्यूमेंट के बगल में एक रिमार्क का ऑप्शन होता है, तो रिमार्क में लिखेगा कि ये चेंज करके फिर से अपलोड करो, तो फिर से आपको करना है। जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाता सारा एंड आपको एडमिशन लेटर नहीं मिल जाता तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक आपका सीट सिक्योर नहीं हुआ है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुल होने के बाद ही आप मान सकते हैं कि आपका सीट सिक्योर हो चुका है, उससे पहले तक आपका सीट सिक्योर नहीं हुआ है। आप बात करते हैं फ्रीज फ्लोट स्लाइड सरेंडर विथड्रॉ, ये सारा ऑप्शन क्या है भैया। तो फ्रीज तो आपको पता ही है, जो भी आपको चाहिए अगर आपको मिल जाता है तो फ्रीज कर देना। एंड फ्लोट एंड स्लाइड मतलब क्या है मैं आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मेरा काउंसलिंग इंटरेस्ट का चॉइस फिलिंग का कुछ पोर्शन लिया हुआ है, पूरा लिस्ट मैं देता हूँ हर एक स्टूडेंट को। तो सपोज मान लीजिए सीसेब राउंड 1 में आपको मिल जाता है एनआईटी दुर्गापुर का मैकेनिकल, ठीक है, तो 10th ऑप्शन आपको मिल गया। सीसेब राउंड 2 से फिर आपको ऊपर के 9 चॉइसेस में से अगर कुछ मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर 10th वाला ही आपके पास रहेगा। तो अगर आप फ्लोट सिलेक्ट करते ऊपर के आपके फर्स्ट 9 चॉइसेस में से मिलेगा, मतलब जो भी अलॉट होगा उससे ऊपर जितना चॉइस होगा वही नेक्स्ट राउंड से कंसीडर किया जाएगा। उसमें से अगर कुछ मिल रहा होगा तो मिलेगा, नहीं तो 10th वाला चॉइस
आपके पास सिक्योर्ड रहेगा। एंड स्लाइड मतलब ये है कि NIT दुर्गापुर का ही ऊपर में जितना ब्रांच है ना, बस आपको वो मिल सकता है। जैसे आपको फर्स्ट चॉइस मिल सकता है, आपको थर्ड चॉइस मिल सकता है, आपको फोर्थ चॉइस मिल सकता है एंड आपको सेवेंथ चॉइस मिल सकता है। तो ये 4 चॉइसेस में से अगर आपको कुछ मिल रहा होगा तो मिलेगा, नहीं तो 10th वाला चॉइस आपके पास रहेगा। सेम कॉलेज का बेटर बेंच अगर आपको चाहिए तो स्लाइड चूज करिए, और अगर आपको बेटर कॉलेज बेटर बेंच चाहिए तो मैं तो इसलिए रिकमेंड करता हूँ फ्लोट। फ्लोट में आपको बेटर कॉलेज बेटर बेंच मिलता है। तो आई थिंक आप समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं सरेंडर विथड्रॉ एग्जिट। इसका क्या मतलब है? सो सरेंडर मतलब आपको जो सीट मिला है वो आपको नहीं चाहिए, बट आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बट आपको करेंट सीट तो नहीं चाहिए, तो फिर आप सरेंडर कर सकते हैं। अलॉटमेंट इन स्पेशल राउंड विल बी कंसीडर फ्रॉम द चॉइसेस हायर। मान लीजिए आपको 10th चॉइस मिला है, 10th वाला चॉइस आपको नहीं चाहिए, अगर आप सरेंडर चूज करते हैं नेक्स्ट राउंड में बस ऊपर के 9 चॉइसेस में से चेक किया जाएगा। अगर 9 में से कुछ मिल रहा होगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर आपको नॉट अलॉटेड आएगा, क्योंकि 10th वाला चॉइस आपने लिया नहीं। तो ये होगा सरेंडर से। एंड विथड्रॉ आपको करना अगर आपको रिफंड चाहिए, तो आपको इस हिसाब से कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, आपको रिफंड चाहिए, तो रिफंड के लिए आप विथड्रॉ कर लेना। फिर आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग में, एंड बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा। यू रिजेक्ट द करेंसी दैट डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 एज वेल। एंड एग्जिट मतलब आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपका रैंक बहुत ज्यादा, कोई होप नहीं है, हु डिडंट गेट एनी सीट इन सीसैप राउंड 1 2, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। दिस एम्प्लाइज दैट द कैंडिडेट इज नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन सीसैप राउंड 2, एंड आपको भी 5000 कट के बाकी अमाउंट रिफंड मिल जाए। तो अगर आपको सीट मिलता है फ्लोट करिए, एंड अगर आपको सीट नहीं मिलता है एग्जिट मत करना, ये ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है मेरे साइड से। आप सिंपली लॉग आउट कर दीजिए। अगर आपको राउंड 3 में भी कुछ नहीं मिलता है तो वैसे भी आपको रिफंड मिल जाएगा 5000 कट के, तो फालतू एग्जिट कर कोई फायदा नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन फ्लोट है, फ्लोट से ही आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेप है चूज विलिंगनेस, एंड स्टेप 2 है डॉक्यूमेंट अपलोड। क्या है? डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइप। तो जो लोगों का जोसा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, बस उनको ये करना है, जिनको पहली बार सीसैप में सीट मिला है, आपको ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। क्लास 10 रिजल्ट, 12 रिजल्ट, आधार कार्ड, इमेज ऑफ पासबुक और क्रॉस बैंक चेक कॉपी कोई भी एक, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपको कैसे बनाना है नहीं पता तो आप चैनल में डिटेल वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट है तो। सो इधर मैं बता देता हूँ एक बार क्या क्या अपलोड करना है। क्लास 10 सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप क्लास 10 का रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं, या क्लास 10 का एडमिट कार्ड जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का रिजल्ट आपको अपलोड करना है। एंड OBC NCL कैटेगरी सर्टिफिकेट, या अगर कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपके लिए चाहिए, बाकी जनरल के लिए नहीं चाहिए। फोर्थ है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ, इसमें आपको क्लास 12 का रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा। एंड फाइनली आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। सो भैया क्या मुझे फिर से सीसैप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा? आई ऑलरेडी डिड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन जोसा, डू आई नीड टू डू इट अगेन इन सीसैप? तो नहीं, आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। Those who already did document verification in JOSA, paid SAF and PF only need to choose willingness after CSAP round 1। तो आपको बस फ्लोट चूज करके छोड़ देना। तो अगर आपने सब प्रोसेस JOSA में ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको फिर से CSAP पे नहीं करना होगा। सो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको वेट करना है कि कोई क्वेरी अगर रेज होता है तो उसको आपको रिजॉल्व करना है। 2-3 दिन के अंदर आपको क्वेरी रिजॉल्व करना। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। सो 24 से 48 आवर्स टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उधर दिखाएगा होम पेज पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड यू कैन डाउनलोड योर सीट एक्सेप्टेंस लेटर। तो डाउनलोड करके आप फिर वो लेटर सेव कर लेना, एंड आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ये लेटर सबमिट करना होगा। एंड जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना, उसके बगल में रिमार्क्स होता है, तो अगर कोई क्वेरी रेज होता है तो रिमार्क में इधर लिखा रहेगा कि क्या आपको चेंज करके फिर से अपलोड करना होगा। तो रिक्वायर्ड चेंजेस करके फिर से री अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट, एंड देन आपका वेरीफाई हो जाएगा। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आपको 4-5 दिन टोटल मिलेगा ये सारा प्रोसेस के लिए। तो आपका सब कुछ एब्सोल्युटली स्मूथली हो जाएगा। एंड सीसैप काउंसिल बैग सब ज्वाइन कर सके, तब आप कोई भी दिक्कत आएगा आपको तो हम पूरा हेल्प कर देंगे। आपको सारे प्रोसेस में पूरा एंड तक आपको सपोर्ट मिलेगा टिल कॉलेज रिपोर्ट। सो जोसा सीसैप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, आपका एडमिटिंग इंस्टीट्यूट जो भी कॉलेज आपको मिला उस फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं भैया व्हाट टू डू आफ्टर सीसैप राउंड 3। तो सीसैप लास्ट राउंड के बाद हमें क्या करना है? सो जिनको पहली बार सीट मिला है सीसैप में, गेटिंग सीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ विलिंगनेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि लास्ट राउंड है। लास्ट राउंड में ऑटोमेटिकली आपका फीस हो जाता है सारे स्टूडेंट्स का, आपको सिलेक्ट नहीं करना है कुछ भी। देन आपको फी पेमेंट करना होगा 35,000। IAF2 आपको पेमेंट करना है, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी पार्ट 2। देन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, वो डाउनलोड करके आपको देन फिजिकल रिपोर्टिंग करना है एट योर अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो भी कॉलेज ब्रांच मिले आपको फिर जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। एंड अगर आपको ऑलरेडी सीसैप के पहले राउंड में या जोसा में मिल चुका था, आप सीधा फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। डेट्स एंड फर्दर प्रोसेस विल बी मेंशन्ड इन योर रेस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट। तो जो भी आपको कॉलेज मिला उस कॉलेज वेबसाइट में चेक करिए, उसमें आपको डिटेल फिजिकल रिपोर्टिंग का शेड्यूल मेंशन होगा, ठीक है। एंड जो भी PWD स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुनिए, आपके लिए 2 बार फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। एक बार जब आपका चलेगा नॉर्मल सीसैप राउंड 1 अगस्त 5 से अगस्त 7 राउंड 1 के बीच में, तो आप सीसैप के पहले ही जुलाई 30 से 3 अगस्त
के बीच में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, नहीं तो आपको राउंड 1 के बीच में भी एक बार टाइम दिया जाएगा, राउंड 2 के बीच में भी टाइम दिया जाएगा, राउंड 3 के बीच में भी टाइम दिया जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक टाइम आपको सिलेक्ट करना होगा एंड आपको वेरिफिकेशन सेंटर, कौन से सेंटर में जाकर आप वेरीफाई करना चाहते हैं एंड आपका डेट टाइम सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर आप सेंटर जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज एक्सेट्रा जो भी डिटेल्स हो सही है कि नहीं वो लोग चेक करेंगे। एंड जिनके पास वैलिड कार्ड है वो लोग सीधा सीसैप वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड द यूडीआईडी कार्ड टू द सीसैप पोर्टल एंड सिलेक्ट अ कन्वीनियंट वेरिफिकेशन सेंटर। देन आपको वेरिफिकेशन सेंटर मिल जाएगा एंड देन ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो जाएगा आपका यूडीआईडी कार्ड का। एंड कैंडिडेट मस्ट विजिट द सेम वेरिफिकेशन सेंटर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो आपके पास अगर यूडीआईडी कार्ड है तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर यूडीआईडी कार्ड डिफेक्टिव निकालता है या कुछ प्रॉब्लम आता है तब जाके आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर ऑनलाइन अपलोड कर देंगे वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह डायरेक्ट फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे बिटवीन 20 से 23 अगस्त। एंड जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है वो 2 बार करना पड़ेगा, एक बार पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा एंड देन इस टाइम के बीच में तो सबको करना ही है। एंड जैसे मैंने बोला कॉलेज रिपोर्टिंग आपका होगा फॉर यूनाइटी प्लस सिस्टम आफ्टर सीसैप राउंड 3। रिपोर्टिंग शेड्यूल एंड एंटायर प्रोसीड्यूर फॉर कॉलेज रिपोर्टिंग विल बी गिवन ऑन योर कॉलेज वेबसाइट। तो जो भी कॉलेज आपको मिला होगा उस कॉलेज वेबसाइट पे आपको मिलेगा। जोसा सीसैप वेबसाइट पे कुछ नहीं आएगा, आपको कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। चाहे आपको जोसा में सीट मिली है, सीसैप राउंड 1 में सीट मिली है, सीसैप राउंड 2 में सीट मिले, सबका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा आफ्टर सीसैप राउंड 3 एक साथ होगा सबका। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू पे द बैलेंस इंस्टीट्यूट फी फेलिंग व्हिच देयर अलॉटमेंट में बी कैंसिल्ड एंड नो रिफंड विल बी एडमिसिबल। तो जितना आपका बैलेंस इंस्टीट्यूट फी होगा मतलब इधर से 70,000 टोटल आपका कॉलेज के पास जाएगा, इसके बाद भी जितना अमाउंट बचेगा वो आपको कॉलेज को पेमेंट करना होगा। स्पेशली ट्रिपल आईटीज में इससे ज्यादा फीस होता है तो रिमेनिंग अमाउंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पेमेंट करके ही आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। भाई फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो ये सारा लिस्ट देख सकते हैं डिटेल में। फिजिकल रिपोर्टिंग के ऊपर 20 मिनट का वीडियो बना रखा, हर एक डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उससे डिटेल वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। भैया सीसैप काउंसलिंग में हमें कितना रिफंड मिलेगा, मैंने सीट विथड्रॉ कर लिया तो मुझे कितना मिलेगा, मैंने विथड्रॉ नहीं किया तो मुझे कितना मिलेगा, तो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितना रिफंड मिलेगा सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप बस सुनते जाइए। सो अगर आपको जोसा एंड सीसैप पे रिफंड चाहिए मस्ट विथड्रॉ बिफोर सीसैप राउंड 3। तो राउंड 3 स्टार्ट होने के पहले मतलब राउंड 2 तक, राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद आप विथड्रॉ कर सकते हैं। राउंड 3 स्टार्ट होने के पहले आपको विथड्रॉ कर लेना है। अगर आप विथड्रॉ नहीं कर पाते आपको कुछ नहीं रिफंड मिलेगा, ठीक है। सीसैप राउंड 2 इज द लास्ट चांस फॉर सीट विथड्रॉ। सीसैप राउंड 2 का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका लास्ट चांस है, आप तब विथड्रॉ कर सकते हैं। इफ यू गो टू राउंड 3 विल नॉट गेट एनी रिफंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कितना हमें रिफंड मिलेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कितना अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है। तो सीसैप में जितना भी आप अमाउंट पे करते हो उसमें से 5,000 नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन एडजस्टेबल। ये आपका बेसिकली प्रोसेसिंग चार्जेस है, सीसैप ये चार्ज करता है एंड ये आपको कहीं एडजस्ट नहीं होगा, ये नॉन रिफंडेबल है। एंड अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको आईआईटी का सीट मिल गया था फिर भी उसको एनआईटी लेना है, तो ऐसा अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका जो आईआईटी में इसे पेमेंट किया था वो एडजस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि आप आईआईटी का सीट वेस्ट कर रहे हैं। आपने आईआईटी का भी सीट लिया उसके बाद आप एनआईटी के सीट में आए तो आपका आईआईटी का सीट वेस्ट चला गया, तो इसलिए ये अमाउंट आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो एक बार कितना कितना चार्जेस का डिवीजन है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स का डिस्कस करूंगा। ऐसे हर एक तरह के 3-4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स है कि किसको कितना रिफंड मिलेगा, मैं डिटेल में बात करूँ। सो जोसा प्रोसेसिंग फी 5,000 आपका ये नॉन रिफंडेबल है। तो जोसा में अगर आपने सीट विथड्रॉ किए थे या फिर आपने पीएफ पेमेंट नहीं किए थे तो आपका एक्स्ट्रा 2,000 कटेगा, टोटल आपका 7,007 थाला फॉर रीजन। नेक्स्ट अगर इसमें से आप कोई करते तो आपको और एक्स्ट्रा 2,000 कटेगा। अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं किया या फिर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग स्पेशल राउंड 1 और 2 इज अनसक्सेसफुल, या फिर कैंडिडेट एक्सरसाइजेस द विलिंग ऑप्शन विथड्रॉ, या फिर आप सरेंडर कर देते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा और 2,000 कटेगा। कुछ स्टूडेंट्स को रिफंड ही नहीं मिलेगा। तो किनको रिफंड नहीं मिलेगा? देयर शैल बी नो रिफंड फ्रॉम सीसैप 2025 फॉर दोस कैंडिडेट्स हु फर्स्ट केस है हु डिड नॉट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग इन स्पेशल राउंड 3। तो राउंड 3 में अगर आपको कोई सीट मिल जाता है ना, आप नहीं उसमें जाते तो फिर आपको कुछ नहीं रिफंड मिलेगा। इसलिए मैं बोला था राउंड 2 के बाद ही आपको विथड्रॉ कर लेना। अगर आप राउंड 3 में चले जाते हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा। सारे ही केस आप देखेंगे राउंड 3 का है, राउंड 3 में अगर आप चले जाते हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड द सीट इज कैंसिल ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और वेरिफिकेशन इन राउंड 3। तो राउंड 3 में अगर आप चले जाते हैं आपको कुछ नहीं रिफंड मिलेगा, सिंपल बात है। राउंड 3 से पहले आपको विथड्रॉ करना है। सो भैया मैंने जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी दोनों ही दे दिए थे, तो मुझे कितना रिफंड मिलेगा अभी? एसएफ आपका है 30,000, सीट एक्सेप्टेंस फी, पीएफ आपका था 45,000 एंड सीसैप रजिस्ट्रेशन फीस आपका था, सीसैप रजिस्ट्रेशन फीस 5,000, टोटल आपको 80,000 लगा है। तो अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करना है। पहली बात तो अगर आपको सीट नहीं लेना आपको पीएफ पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीएफ नॉन रिफंडेबल है। तो जिनको रिफंड नहीं चाहिए पीएफ पेमेंट नहीं करना। तो अगर आप पीएफ पेमेंट कर चुके हैं फिर भी आपको रिफंड चाहिए तो हो सकता है, बट पीएफ का अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करना है, जो भी आपको मिलेगा आपको विथड्रॉ कर लेना राउंड 1 के बाद। पीएफ 45,000, ये जो अमाउंट है 45,000, सीसैप रजिस्ट्रेशन फीस 5,000, ये आपका नॉन रिफंडेबल है,
ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है, आपको बस एसएफ में से रिफंड मिलेगा। यू विल गेट द अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 7K फ्रॉम एसएफ। तो टोटल आपका 30,000 में से 7,000 डिडक्ट करके टोटल 23,000 आपको रिफंड मिलेगा। इट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन नेक्स्ट 90 to 120 days। सीसैप राउंड 2 इज द लास्ट चांस फॉर सीट विथड्रॉल। इफ यू गो टू राउंड 3 यू विल नॉट गेट एनी रिफंड। भैया मैं तो सीट विथड्रॉ करना चाहता था जो समय बट मैं भूल गया, आप क्या करें? देन हाउ टू गेट रिफंड? तो अगर आपने सिर्फ एसएफ पेमेंट किए थे एंड आप सीट विथड्रॉ करना भूल गए तो आपको क्या करना होगा? पहली बात, अगर आप एसएफ पेमेंट किए थे तो सिंपली अगर आप सीट विथड्रॉ करेंगे तो 23,000 आपको रिफंड मिल जाएगा और 30,000। बट अगर आप विथड्रॉ करना भूल गए तो आपको क्या करना होगा? तो फिर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। यू विल गेट द अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 7K, यू विल गेट 23K आउट ऑफ 30K। तो भी आपको उतना ही रिफंड मिल जाएगा, उस हिसाब में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। इट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन नेक्स्ट 90 to 120 डेज। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है कि जिनको सीसैप में कोई सीट नहीं मिला, क्या कुछ भी नहीं रिफंड मिलेगा अगर मुझे सीट कोई भी नहीं मिलता है? तो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल रिफंड मिलेगा। यू विल गेट द अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5K। तो 5K आपका सीसैप प्रोसेसिंग चार्जेस है विच इज नॉट रिफंडेबल। तो आपको 35,000 का रिफंड मिलेगा आउट ऑफ 40,000। 5,000 कट के बाकी अमाउंट आपको मिलेगा। इट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन नेक्स्ट 90 to 120 डेज। भाई मुझे सीट विथड्रॉ करना है तो कैसे मैं विथड्रॉ कर सकता हूँ? तो सिंपल प्रोसीड्योर है, आपको एक रिक्वेस्ट करना होगा सीसैप वेबसाइट पर, रिक्वेस्ट फॉर विथड्रॉल बाय सबमिटिंग अ ड्यूली साइंड डिक्लेरेशन फॉर्म। एनेक्शन 9 में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा सीसैप वेबसाइट पे। तो इसको आपको फिल करना है। तो इसको फिल करने के बाद एन ओटीपी विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो ओटीपी आपको यूज करना पड़ेगा टू कन्फर्म इट एंड देन आपका ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो ये जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाने के बाद द कैंडिडेट कैन सी द अप्रूव्ड और रिजेक्टेड स्टेटस। तो वेरीफाइंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आपका सीट विथड्रॉ हुआ है कि नहीं। अगर अप्रूव्ड है तो मतलब आपका सीट विथड्रॉ हो चुका है, आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर रिजेक्टेड है तो क्यों रिजेक्टेड है रीजन लिखेगा, वो आपको फिर सही करके फिर से अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको रिफंड या कुछ भी प्रोसेस के रिलेटेड जानना है तो आप इस हेल्पलाइन में कांटेक्ट कर सकते हैं। चॉइस क्लिनिक के रिगार्डिंग इस हेल्पलाइन में हेल्प नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हम करा सकते हैं। आपको पेड काउंसलिंग हेल्प ज्वाइन करना है, उसके लिए आपको कोई टेक्निकल अगर क्वेश्चन है कि कोई प्रोसेस आपका नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं हो रहा, अटक गया, तो फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग आपका दिया हुआ है। इस नंबर पे कॉल करके कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, कौन सा ब्रांच बेटर रहेगा, ये सब मत पूछना। तो ऐसा कोई क्वेरी ये लोग आपका रिप्लाई नहीं करेंगे। एंड इसके अलावा स्टेट वाइज हेल्प सेंटर्स भी है 90+ सिस्टम के लिए, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं सीसैप वेबसाइट पे जाकर। एंड सीसैप का पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं पोस्ट करके। ये रहा पूरा शेड्यूल। 20 से 23 अगस्त आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है, स्टार्ट होगा 30 जुलाई से। बाकी पूरा शेड्यूल आप पोस्ट करके देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखना है एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम डालता रहूंगा। जो भी मैं लिखूंगा इसको आप प्रोसेस आपको करना है, तो फिर आपका पूरा काउंसिल एब्सोल्युटली स्मूथली हो जाएगा। एंड ऐसे फुल वीडियोस इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाइम बाय।